ताइवान और चीन के बीच हमेशा एक जटिल संबंध रहा है और आज यह संबंध और भी जटिल हो गया है। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमेशा ताइवान को मुख्य भूमि में वापस लाने की सख्त सोच रखते हैं और उन्हें एक और कार्यकाल मिल गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कि चीन और ताइवान के बीच इतना तनाव क्यों है, हमें इस द्वीप के इतिहास की ओर देखना होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि यह 1949 से शुरू हुआ, लेकिन असल में हमें 8000 साल पहले तक जाना होगा ताकि समझ सकें कि दोनों पक्षों का इतिहास कैसे जुड़ा है। 8000 साल पहले इस द्वीप के जो निवासी थे वे वैसे नहीं थे जैसे हम आज के ताइवानी लोगों के बारे में सोचते हैं। वास्तव में हालांकि ताइवान मुख्य भूमि चीन के पास है, लेकिन ताइवानी लोग भारत, मलेशिया या अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों के समान थे। कोरियाई और अन्य लोग भी इस द्वीप के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे जब तक कि 8 देशों का युग नहीं आया। 8 देशों के युग में चीन 3 भागों में बंट गया था। पूर्वी भाग यूरोपियों के अधीन था और यूरोपीय संघ की सेना ताइवान तक पहुंच गई थी। यही वह समय था जब पहली बार ताइवान में हान जाति के कदम पड़े। इसीलिए 800 साल बाद हान जाति ताइवान के द्वीप घरों में आई। ताइवान आने का पहला वर्णन केवल हान जाति के द्वीप घरों में ही मिलता है, जब हान जाति के दायुआन ताइवान आए। इसके बाद चीनियों का ताइवान के द्वीप घरों में आना लगातार बढ़ता गया। जब ऑस्ट्रेलियाई लोग ताइवान के द्वीप घरों में आए तो उन्होंने कई ऐसी गुफाएं खोजी जिन्हें हान जाति ने निषिद्ध कर रखा था। ताइवान को नाम देने का श्रेय ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ही जाता है और आज भी बहुत से पश्चिमी लोग इस नाम को जानते हैं। फॉर्मोसा ताइवान को बाद में बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक केंद्र की तलाश में ताइवान की यात्रा की ताकि वे दक्षिणी नदी द्वीप साउथ रिवर आइलैंड पर अधिकार कर सकें। बाद में स्पेनिश लोगों को डर था कि वे पीछे रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने भी उत्तरी ताइवान में किले बनवाए। 1740 में डच लोगों ने स्पेनिश लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया और ताइवान पर एकाधिकार कर लिया। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान को जापान और चीन के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने ताइवान के लोगों को पीला यानी श्रमिक बना दिया। ताइवान के बहुत से लोगों को लाभ हुआ। उन्होंने जापानी लोगों के लिए सैंडविच बनाए और कोरियाई लोगों के लिए मांस तैयार किया। मिंग राजवंश के पतन के बाद मार्टिन उत्तर से उतरे और उन्होंने एक शहर की स्थापना की। मिंग राजवंश के एक वफादार जनरल, जिन्हें उनके पिता ने भी समर्थन दिया, मुख्य भूमि से ताइवान भाग आए, इस आशा में कि एक दिन वे कोरिया के लोगों के लिए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। यह उनका अपना नाम था, लेकिन इस जहाज का पहले से ही एक मालिक था और मालिक को युद्ध करना पड़ा। किन ने सफलतापूर्वक दक्षिण कोरियाई लोगों को बाहर निकाल दिया और जहाज को दक्षिण कोरियाई लोगों के इतिहास में पहली बार वापस ले आए। किन की मृत्यु से पहले जब ताइवान की निर्णायक लड़ाई समाप्त हुई तो उनका बेटा तट पर आया, जिसका नाम था डोंगनिंग। 1683 में वांग परिवार के कांगशी, उस समय कांगशी थे, उन्होंने ताइवान को अपने परिवार का आखिरी मुख्य हिस्सा माना जिसे छीनना जरूरी था। इसलिए वह तिंगलान को ताइवान ले जाना चाहता था ताकि वे उनका जहाज छीन सकें। तिंगलान ने जीत हासिल की। मैं तुमसे पूछता हूँ, उस समय हान लोग मानते थे कि वो एक सच्चे हान व्यक्ति हैं। आज उनका नाम चीनियों द्वारा एक जहाज पर रखा गया है। यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ताइवान को चीन में वापस लाने में योगदान दिया। किसी भी हाल में इस बार हान लोगों के साथ संबंध इतना सरल नहीं है। यह निश्चित रूप से हान लोगों द्वारा हान लोगों के शासन का विरोध था। वे सभी एक साथ हान लोगों के हाथों खून में डूब गए। समय लगातार बीतता गया। 200 साल से भी अधिक चीन का पुराना साम्राज्य अब एशिया का बीमार व्यक्ति बन गया है और ताइवान अब चीन के एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह यानी हांगकांग की जिम्मेदारी उठा रहा है, जिसे विदेशी साम्राज्य ने पराजित कर दिया। लेकिन ताइवान को पश्चिमी देशों ने नहीं, बल्कि एक और पूर्वी एशियाई देश जापान ने पराजित किया था। ताइवान के व्यापारिक महत्व को जानते हुए जब तक दक्षिण कोरिया अभी भी अपने क्षेत्र पर काबिज था, 1895 में चीन जापान के साथ युद्ध में हार गया। जापानियों ने ताइवान के अधिकार की मांग की और इसी तरह ताइवान जापानी सेना के अधीन चला गया और जापान का धन आज तक बना हुआ है। जापानी लोग बहुत लोकप्रिय हैं। वे अन्य जगहों पर शरणार्थियों और युद्ध के अपराधों का शिकार हुए, लेकिन ताइवान अलग था। यह उनका पहला क्षेत्र था। जापान ताइवान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था ताकि अन्य क्षेत्रों में काम करना आसान हो सके। जापानी कंपनियों ने ताइवान में निवेश करना शुरू किया। 1905 तक पूरे द्वीप में बिजली आ गई थी। ताइवान तेजी से समृद्ध हो गया और ताइवान के लोग भी जापानियों के शासन में रहना पसंद करते थे, न कि मांचू लोगों के शासन में।
जब बात मानचू लोगों की आती है तो मुख्य भूमि पर कोरियाई लोग अब शिनजियांग के लोगों द्वारा मजबूर नहीं किए जाते थे। 1911 में शिनजियांग के लोगों की मुख्य भूमि सरकार बदल गई और उन्होंने ताइवान की चीन में वापसी को एक महत्वपूर्ण कार्य माना, लेकिन प्रबंधन की कमी के कारण चीन फिर से सैन्य युग में चला गया। चीनियों के पास कभी भी ताइवान को फिर से हासिल करने की ताकत नहीं थी। इसके बाद 1949 आता है, लेकिन इतिहास की पृष्ठभूमि में हम पहले 1928 में जाते हैं, जब सेना की शक्ति छीन ली गई और छांग जूरेन के अधीन एकीकृत कर दी गई। हालांकि छांग जूरेन की विशिष्टता के कारण लोगों की शक्ति हर जगह फूट पड़ी, जिनमें से एक था माओजूशी का कम्युनिस्ट पार्टी का उदय। चीन ने एक नए युद्ध काल का अनुभव किया। इसी समय जापान ने चीन पर हमला करना शुरू किया और माओजूची ने एक पक्ष के विरोधाभासों को विभाजित करने का निर्णय लिया। वह वर्ष था 1937। 4 साल बाद जापानी सेना द्वारा लिया गया निर्णय न केवल उन्हें प्रभावित करता है, बल्कि चीन और ताइवान को भी प्रभावित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रशांत युद्ध जापान और वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त उथल पुथल लाया। ताइवान में जो जापान के पास स्थित एक क्षेत्र है, वह अमेरिकी हमले से बच नहीं सका। अमेरिका के विमान कई जगहों पर उड़ान भर रहे थे और ताइवान का आधुनिक मॉडल भी उसी तरह के दबाव में था। अगर यह कहना गलत न हो तो और भी ज्यादा डराने धमकाने का सामना कर रहा था। असफलता और कठिनाई, 2 परमाणु बम धरती पर गिराए गए, जिससे जापान को आगे बढ़ना पड़ा। और ताइवान ठीक वैसे ही जैसे पहले के समझौतों में अमेरिका चीन और गठबंधन ने मांग की थी, चीन को वापस कर दिया गया। डेंग शियाओपिंग ने ताइवान को जापानी सेना से स्वीकार कर लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह इस द्वीप पर बैठकर महाद्वीप को समुद्र के किनारे आधा देखेगा। जापानी सेना के युद्ध समाप्त होने के बाद चीन का युद्ध जारी रहा। इस बार डेंग शियाओपिंग की पार्टी कुओमिंतांग पूरी तरह से हार गई। 1949 में डेंग शीताई और सभी सरकारों को ताइवान भागना पड़ा। अब हमारे पास 2 सरकारें हैं। डेंग शीताई की जनवादी गणराज्य चीन मुख्य भूमि पर है और जनवादी गणराज्य चीन के डेंग शीताई भी हैं। दोनों ही खुद को चीन मानते हैं और सामने वाले को समुद्र के उस पार एक स्वतंत्र भगोड़ा सरकार समझते हैं। ताइवान की ओर डेंग शीताई ने तुरंत मुख्य भूमि पर हमला करने का तरीका खोजने की कोशिश की। वहीं समुद्र के उस पार डेंग शीताई भी ताइवान पर हमला करने का तरीका ढूंढना चाहता था, लेकिन इस बार बिल्ली सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं चल रही थी। 1950 में ताइवान के समुद्र तट पर 2 बार बड़े सैन्य टकराव हुए और अमेरिका की मदद से ताइवान ने चीन के सामने डटे रहना जारी रखा। यह सिर्फ सैन्य सहायता के लिए ही नहीं था, बल्कि अमेरिका ने आर्थिक मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया। इन सहायता और सुधार के उपायों ने ताइवान को समृद्ध बना दिया और वह 1960 के दशक से एशिया की 4 प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक बन गया। बाद में जब इस द्वीप की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो गई, तो अमेरिका ने ताइवान से अपनी सहायता वापस ले ली। 70 के दशक में अमेरिका और ताइवान के संबंधों में बदलाव आया, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच समानता पर आधारित संबंध स्थापित हो गए। गणराज्य चीन को मान्यता देने के बाद अमेरिका अब ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता, लेकिन फिर भी वह चीन द्वारा ताइवान पर किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ उसकी दृढ़ता से रक्षा करता है। इसे ही हम रणनीतिक अस्पष्टता कहते हैं। हालांकि चीन इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका से डर के कारण वह इसे सहन करता है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, बशर्ते ताइवान स्वतंत्र होना न चाहे और अमेरिका ताइवान पर ज्यादा दबाव न डाले। ताइवान ने 1980 के दशक का अनुभव किया, जब राजनीति में बड़ा बदलाव आया। डेंग काइताई, जो एक प्रमुख व्यक्ति के बेटे थे, देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने नए दलों की स्थापना की अनुमति दी। इससे कुओमिंतांग के मुकाबले में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) का उदय हुआ। यही वह पहली कड़ी थी जिसे हमने ताइवान में लोकतांत्रिक प्रगति की शुरुआत के रूप में देखा। 1990 के दशक में ली तेंगहुई के नेतृत्व को ताइवान के पिता के रूप में माना गया, लेकिन ली तेंगहुई के शासन में भी समस्याएं आईं। ताइवान की स्वतंत्रता की सोच और चीन के साथ पूरी तरह से विरोध की भावना के चलते दोनों ओर के तटीय लोग एक साथ नाव पर सवार हो गए। हम मानते हैं कि आपसी सम्मान धीरे धीरे चीन की शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण एकता की ओर ले जाएगा, जो चीन के लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समृद्धि के संतुलित तंत्र के तहत संभव होगा। ली दावेई का यह लेख 1995 में ताइवान के 3 बड़े संघर्षों के दौरान लिखा गया था, जिसमें यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई थी कि कौन चीन को पकड़ने के लिए आगे आएगा। 2000 में चेन शुइबियान की सोच को ली डेंगहुई की विचारधारा द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिससे ताइवान और चीन के संबंध और भी अधिक तनावपूर्ण हो गए।
लेकिन जब मा यिंगजिऊ, जिनके चीन के साथ साझा संबंध थे, 2008 में राष्ट्रपति बने, तब भी ताइवान के लोग चीन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन इस बार यह बहस जरूर हुई। मा यिंगजिऊ के पद छोड़ने के बाद 2016 में ताइवान की प्रमुख डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नेता त्साई इंगवेन बनी, जिनकी सोच वहां के पूर्व नेताओं से भी अधिक स्वतंत्र और प्रगतिशील थी। चीन के नेता शी जिनपिंग भी ताइवान को मुख्य भूमि में वापस लाने के लिए अपनी स्वतंत्र और दृढ़ सोच रखते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का ताइवान आना इस संवेदनशील मुद्दे को और भी अधिक बड़ा और जटिल बना देता है, न केवल दोनों पक्षों के लिए, बल्कि 100 साल से भी अधिक समय से, जब से दोनों पक्षों का ऐतिहासिक संबंध बना है। चीन और ताइवान के बीच संबंध अब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वे लगातार विकसित होते रहे हैं। और हाल ही के बदलावों के बीच यह सवाल उठता है कि क्या ताइवान एक दिन चीन में वापस जाएगा, और यह बहुत से लोगों के मन में उठने वाला सवाल है।